हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फास्ट रिवीजन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। हम हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की सीरीज में फर्स्ट भाग में आप लोगों को सामान्य परिचय करवा दिया था। इसके कुछ पॉइंट्स रह गए थे जिसे कंप्लीट करवाने जा रहे हैं। इसको देख लीजिए। केशव दास के वर्णन में यह कहा जा चुका है कि उन्होंने सामग्री कहाँ से ली थी। उन्होंने सामग्री कहाँ से ली थी? उन्होंने सामग्री ली थी काव्य प्रकाश से, चंद्रालोक से, कुवलयानंद से और साहित्य दर्पण से ली थी। तो यह तो हमको पता चल चुका कि कहाँ से ली थी। अब नेक्स्ट आगे का देखते हैं। काव्यांकों का विस्तृत समावेश दास जी ने अपने काव्य निर्णय में किया था। किसने? दास जी ने किसका काव्यांकों का समावेश काव्य निर्णय में किया था। अलंकारों को जिस प्रकार से उन्होंने बहुत से छोटे छोटे प्रकरणों में बात कर उन्हें भ्रम हो गया कि यह शायद आधार पर उन्होंने अलंकारों का वर्गीकरण किया, पर वास्तव में उन्होंने किसी भी प्रकार का वर्गीकरण का प्रयत्न नहीं किया। दास जी की यह नई योजना आवश्यक ध्यान देने योग्य है। संस्कृत काव्य में अंत्यानुप्रास या तुक का चलन नहीं था। किसका चलन नहीं था? अंत्यानुप्रास और तुक का चलन नहीं था। संस्कृत के साहित्य ग्रंथों में उनका विचार नहीं हुआ, पर हिंदी काव्य में यह बराबर आरंभ से ही मिलता है। अतः दास जी ने अपने पुस्तक में उनका विचार करके बड़ा ही आवश्यक कार्य किया। भूषण का देखिए। भूषण का भाविक छवि एक अलंकार सा दिखाई पड़ता है, पर वास्तव में संस्कृत ग्रंथों में भाविक का ही दूसरे या परिवर्तित रूप है। भाविक का संबंध कालगत दूरी से है, इसका देशगत से बस इतना ही अंतर है। दास जी के अतिशयोक्ति के 5 नए दिखाई पड़ने वाले भेदों में 4 भेद तो भेदों से भिन्न है और 5वां संभावना तिशयोक्ति को संबंधना तिशयोक्ति ही है। संभावना तिशयोक्ति जो है वो संबंधना तिशयोक्ति ही है। देव कवि का संचारियों के बीच छल बढ़ा देना लोगों को नई सूझ समझ पड़ा था। उन्हें समझना चाहिए था कि देव ने जैसे और सब बातें संस्कृत की रस तरंगिणी में ली गई हैं, वैसे ही यह छल जो है यह छल भी है। सच पूछिए तो छल का अंतर्भाव अवहिथ्या में था। छल का अंतर्भाव किसमें था? अवहिथ्या में था। इस प्रकार का संकेत जो है, इस प्रकार का जो संकेत है पहले भी हो चुका है कि हिंदी पद्यबंध लक्षण ग्रंथों में दिए गए लक्षणों और उदाहरणों में बहुत जगह गड़बड़ी पाई जाती है, पर इस गड़बड़ी का संबंध में 2 बातें कही जा सकती हैं। या तो यह कहें कि कवियों ने अपने मतभेद प्रकट करने के लिए जानबूझकर भिन्नता कर दी, अथवा प्रमादवश और समझकर। मतभेद तो तब कहा जाता है जब कहीं कोई नूतन विचार पद्धति मिलती। अब तो दूसरा कारण यह भी ठहरता है कि कुछ उदाहरणों से स्पष्ट हो जाएगा। जैसे देखा जाए कि उदाहरण नंबर 1, केशव दास ने रूपक के 3 भेद दंडी से लिए। केशव दास ने रूपक के 3 भेद किससे लिए? दंडी से लिए। वो कौन सा है? अद्भुत रूपक, विरुद्ध रूपक और रूपक 3 भेद लिए दंडी से। किसने? केशव दास जी ने। इसमें प्रथम का लक्षण स्वरूप व्यक्त नहीं है। प्रथम का कोई लक्षण स्वरूप व्यक्त नहीं है। उदाहरण भी अधिक तादृप्य रूपक का ही हो गया है। विरुद्ध रूपक भी दंडी से नहीं मिलता है और रूपातिशयोक्ति हो गया है। रूपक दंडी के अनुसार वहाँ होता है जहाँ प्रस्तुत में एक अप्रस्तुत का आरोप करके दूसरे अप्रस्तुत का भी आरोप कर दिया जाए, मतलब रूपक का ये बता रहे हैं। केशव के न तो लक्षण से यह बात स्पष्ट होता है न उदाहरण से। उदाहरण में दंडी के उदाहरण के ऊपर ढांचा पर झलकता है, पर असल बात का पता नहीं।
इससे स्पष्ट है कि बिना ठीक तात्पर्य समझे लक्षण और उदाहरण हिंदी में दे दिए गए हैं। अब दूसरा उदाहरण दे रहे भूषण क्या प्रायः सब हिंदी कवियों में भ्रम, संदेह, स्मरण, अलंकारों और लक्षणों के सादृश्य की बात छोड़ दी। इसमें बहुत जगह उदाहरण अलंकार न लेकर न होने से भाव और भूषण के उदाहरण में क्या आ जाती है, गड़बड़ी आ जाती है। नेक्स्ट तीसरा उदाहरण दे रहे हैं, शब्द शक्ति का विषय दास ने थोड़ा सा ही लिया था। मतलब जो शब्द शक्ति का विषय उन्होंने बहुत थोड़ा सा लिया था, पर उसमें कुछ भी बोध नहीं हो सका और उसमें भी कोई बोध नहीं हो सका। उपादान लक्षण का विलक्षण है और उदाहरण असंगत है। उदाहरण साफ झलकता है और इस लक्षण का विरुद्ध इसके भ्रम हो गया है। जबकि काव्यांकों का स्वतंत्र विवेचन नहीं हुआ, तब तक वाद कैसे प्रतिष्ठित हो। संस्कृत साहित्य में जैसे अलंकारवादी, रीतिवादी, रसवादी, ध्वनिवादी, वक्रोक्तिवादी आदि वाद पाए जाते हैं, वैसे हिंदी में रीति क्षेत्र का रास्ता ही नहीं निकला। केशव को ही अलग अलंकार आवश्यक मानने के कारण अलंकारवादी कहे जा सकते हैं। केशव केशव क्या कहे जा सकते हैं, अलंकारवादी कहे जा सकते हैं। केशव के उपरांत रीतिकाल में होने वाले कवियों के किसी वाद का निर्देश नहीं किया जा सकता। वे रस को ही काव्य की आत्मा प्रधान वस्तु मानकर चले हैं। महाराज जसवंत सिंह ने अपने भाषा भूषण की रचना चंद्रालोक के आधार पर की, पर उनके अलंकार की अनिवार्यता वाले सिद्धांत का समावेश क्या हो सका, नहीं हो सका है। इन रीति ग्रंथों के कर्ता भावुक सहृदय निपुण कवि थे। उन्होंने कविता करना, न केवल काव्यांकों का शास्त्रीय पद्धति का निरूपण करना, अतः उनके द्वारा बड़ा भारी कार्य हुआ। वह विशेषता है श्रृंगार रस के अलंकारों को सरस और हृदयग्राही उदाहरण अत्यंत प्रचुर परिमाण में प्रस्तुत किए। ऐसे सरस और मनोहर उदाहरण संस्कृत के सारे लक्षणों को चुनकर इकट्ठा करें तो उनकी इतनी अधिक संख्या न होगी। अलंकारों की अपेक्षा नायिका भेद की ओर अधिक झुकाव था। अधिक झुकाव किस पे था? अलंकारों पर न होकर के नायिका भेद पर था। इसे श्रृंगार रस के अंतर्गत बहुत से मुक्तक व रचना हिंदी में हुई। इस रस का इतना अधिक विस्तार हिंदी साहित्य में हुआ कि उनके एक अंग को लेकर स्वतंत्र ग्रंथ रचे गए। इस सारे वैभव कवियों इस रस का सारा वैभव कवियों ने नायिका भेद के भीतर दिखाया। सभी रस किस में दिखे? नायिका भेद में दिखे। नायिका भेद के ग्रंथ जिसमें दूसरे रस संक्षेप में चलते हैं, फिर नायिका श्रृंगार रस आलंबन। इस आलंबन में अनेक अंगों का स्वतंत्र विषय हो गया था। न जाने कितने ग्रंथ केवल नक्शिक वर्णन के लिखे गए थे। उद्दीपन के रूप में षड्रित वर्णन की गई थी, अलग पुस्तकें रखी थी। विप्लव संबंधित 12 मासे कवियों के लिखे गए थे। रीति ग्रंथों में परंपरा के द्वारा साहित्य का विस्तृत विकास में बाधा भी पड़ी। प्रकृति की अनेक रूपता, जीवन के भिन्न भिन्न चित्त बातों तथा जगत के नाना रहस्यों को कवियों की दृष्टि से नहीं जाने पाई। यह एक प्रकार का बद्ध और परिमित सी हो गई। इस क्षेत्र में संकुचित वाग्बंदी बहुत सी नालियों में प्रवाहमय होने लगी, जिससे अनुभव के बहुत से अगोचर विषय रससिक्त होकर सामने आने से रह गए। दूसरी बात यह है कि कवियों की व्यक्तिगत विशेषता की अभिव्यक्ति को असर बहुत कम रह गया। कुछ कवियों के बीच भाषा शैली, पद विन्यास, अलंकार विधान आदि बाहरी बातों का भेद थोड़ा बहुत दिखा सके, उसमें अभ्यंतर प्रवृत्ति, अविच्छिन्न समर्थ, उच्च कोटि की आलोचना की सामग्री बहुत कम पा सकते हैं। रीतिकाल में एक बड़े भारी अभाव की पूर्ति हो जानी थी, पर नहीं हुई। जिस समय सैकड़ों कवियों द्वारा परिमार्जित होकर प्रौढ़ता को पहुंची, उसी समय व्याकरण द्वारा व्यवस्था होनी चाहिए थी, जिससे च्युत संस्कृति दोष का निराकरण होता, जो ब्रज भाषा काव्य में बहुत थोड़ा सर्वत्र पाया जाता है, और नहीं तो वाक्य दोषों का पूर्ण रूप से निरूपण होता, जिसे भाषा में कुछ और सफाई आती। क्या आती? भाषा में कुछ और सफाई आती।